से एक बड़ी खबर आई है। अयाज का लव ट्रैप, 180 लड़कियां और 350 वीडियो बनाए इसने। अयाज को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अयाज 19 साल उम्र है इसकी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं। पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि 180 लड़कियों के 350 वीडियो इसने बनाए थे। और उसके बाद इसके घर पर आज बुलडोजर चला है। आरोपी के घर बुलडोजर पहुंचा है। अमरावती में बुलडोजर कार्रवाई हुई। ऐसे लोगों को अरेस्ट मत कीजिए, ऐसे लोगों को 20 चौराहे पर इनकाउंटर कीजिए। योगी बाबा आंग में लाइए और एनकाउंटर कीजिए। योगी बाबा आंग में लाइए और एनकाउंटर कीजिए। अमरावती में घिनौनी साजिश रची गई। 180 लड़कियों के 350 अश्लील वीडियो बनाए गए। नाबालिग लड़कियों को परेशान किया गया। अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। और इन सारी साजिशों के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, मोहम्मद अयाज। लेकिन अब आरोपियों की खैर नहीं। मोहम्मद अयाज ने जिस तरह लड़कियों को निशाना बनाया, उसी तरह प्रशासन का पीला पंजा भी गरज रहा है। जो मासूम लड़कियों को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, वो अब खुद पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। मैसेज साफ है कि कानून किसी भी आरोपी को नहीं बख्शने वाला। परत दर परत सच्चाई सामने आएगी और सभी दोषियों का पूरा हिसाब होगा। अब देखिए क्या एक्शन हुआ और कैसे ये शख्स पकड़ में आया। नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाने वालों पर एक्शन जारी है। अमरावती में जिस आरोपी ने मासूम लड़कियों को निशाना बनाया, जबरन नाबालिग लड़कियों को परेशान कर उनके वीडियो बनाए, आज उस मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज के घर बुलडोजर चला। अयाज की मदद करने वाले उसके 3 दोस्तों की भी गिरफ्तारी हुई। दावा है इन लोगों ने कम से कम 180 लड़कियों को निशाना बनाया और इनके पास लड़कियों के 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो। आरोपी मोहम्मद अयाज उर्फ अयान अहमद की उम्र महज 19 साल है। कॉलेज में पढ़ता था और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था। लड़कियों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आरोपी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट के जरिए लड़कियों से जुड़ता। नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया पर बात कर दोस्ती बढ़ाता, फिर उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर मिलने के लिए बुलाता। पुणे, मुंबई जैसे शहरों में लड़कियों को बुलाकर अश्लील वीडियो बनाता। अगर लड़कियां विरोध करती तो वीडियो वायरल करने की धमकी देता। मोहम्मद अयाज ने कई अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किए हैं। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक यह है कि इस केस में बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है। ऐसे में जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें 46 सदस्य हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सभी आरोपी 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में हैं। सुनिए जरा एसपी क्या कह रहे हैं। हमारे सामने जो आया है दैट इज़ कि 2 लड़कियों का जो है लैंगिक अत्याचार हुआ है एंड वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो सर्कुलेट किया गया था। तो उसी हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो है 8 विक्टिम्स जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। इसके अलावा एक्यूज्ड ने जो है उनके मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में से शायद एक्यूज्ड ने डाटा डिलीट किया होगा, तो हमने मोबाइल फ़ोन सीज कर लिया है। फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जो है हम भेजने वाले हैं एंड जो डिलीटेड डाटा अगर किया है तो उसको रिट्रीव करके फिर उसमें से अगर कुछ वीडियोस वगैरह निकलते हैं तो उसी हिसाब से फिर आगे हम इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड करेंगे। अब आइए आपको बताऊं ये जो लड़का गिरफ्तार हुआ है अयाज, ये है कौन। दावा है और आरोप है कि इसका MIM से भी ताल्लुक है। यह वो शख्स, अमरावती केस को लेकर सियासी बवाल बढ़ गया है। विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही हैं कि मुख्य आरोपी MIM से जुड़ा है। दावा है मोहम्मद अयाज MIM का पदाधिकारी रह चुका है। उसे नियुक्ति पत्र अमरावती MIM शहर अध्यक्ष से मिला था। उसने MIM की सभा के दौरान कई रील बनाकर पोस्ट की। टी राजा सिंह ने कहा मोहम्मद अयाज देशद्रोही पार्टी MIM से जुड़ा है। उसने 180 लड़कियों का बलात्कार कर वीडियोग्राफी की है। गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन से इनका कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों का बीच सड़क पर एनकाउंटर कर देना चाहिए। नवनीत राणा कह रही है मैं पुलिस वालों से विनती कर रही हूं कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों को माफी नहीं, सीधा गोली मिलनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन हुआ, अब सीधे एनकाउंटर होना चाहिए। MIM से अमरावती के जिलाध्यक्ष सैयद मुजीब ने कहा इस पर
कि चुनाव के दौरान मोहम्मद अयाज एमआईएम से जुड़ा था, उसे सोशल मीडिया संभालने के लिए रखा गया था, लेकिन फिर भी उसने चुनाव के दौरान कोई काम नहीं किया, इसलिए मतदान के बाद उसे उसी वक्त पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कहना है। पुलिस वालों को भी विनती करूंगी कि देखा जाएगा जो होगा, योगी बाबा आंग में लाइए और एनकाउंटर कीजिए कि इनको भी पता लगे कि यहां पर माफी नहीं, चूकी हुई तो उसको माफी नहीं मिलनी है, सीधा गोली मिलनी है और इनको सबक मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, इनको उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए और सिटीजनशिप इस देश की कैंसिल करनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए, फिर वो कोई भी पार्टी से हो। और मैं भी लड़कियों को कहती हूं कि आप लोग खुलकर बाहर आइए। आज बुलडोजर चढ़ाएंगे, उनका घर तोड़ेंगे, फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उनको करोड़ों रुपए देगा, उनका घर बन जाएगा। मोहम्मद नामक व्यक्ति, इसको हर तरह से इसको सपोर्ट मिलेगा, जेल जाएगा, थोड़े दिन के बाद में बाहर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के हिंदुओं की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे लोगों को अरेस्ट मत कीजिए, ऐसे लोगों को 20 चौराहे पर इनकाउंटर कीजिए। हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में इस तरह की हरकत करता है, लव जिहाद करता है, जब तक इनको डर नहीं बैठेगा तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। उसका पार्टी से ना वो हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी है ना कोई कार्यकर्ता है, इसलिए एमआईएम पार्टी से उसका कोई दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं है। जो लोग तो एमआईएम को आप सुन रहे थे, उनका कहना है हमारा इस शख्स से कोई संबंध नहीं। पर है क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होगी? उससे पहले देखिए जरा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आपको याद होगा पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पासपोर्ट की कॉपी दिखाई थी और दावा किया था ये हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट हैं और 3 देशों की नागरिकता है और बहुत से आरोप उन पर लगाए थे। भूया शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया, गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया, बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। बोले नहीं साहब कोई जवाब नहीं। मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पवन खेड़ा के घर इससे पहले पुलिस ने रेड भी की, असम पुलिस और दिल्ली पुलिस पहुंची थी। क्या पवन खेड़ा की फिर से गिरफ्तारी होगी? सवाल ये है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आरोपों का जाल और जुबानी वार अब कांग्रेस नेता को भी भारी पड़ रहा है। हिमंता की पत्नी पर आरोप लगाकर पवन खेड़ा ऐसा फंसे कि गिरफ्तारी की तलवार फिर लटकने लगी। हफ्ते भर पहले पवन खेड़ा ने तेलंगाना जाकर अदालत से राहत ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को बड़ा झटका दे दिया है और उनकी जमानत राहत रोक दी है। तो क्या असम पुलिस फिर पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने आएगी और नतीजों से पहले पवन खेड़ा को सलाखों तक पहुंचा देगी? अब देखिए जरा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट असम सरकार गई कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पवन खेड़ा को जो जमानत दी गई है वो खारिज की जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। राहुल गांधी के करीबी बड़े नेता पवन खेड़ा को एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत उन्हें देने के आदेश पर रोक लगा दी। वो अंतरिम जमानत उन्हें तेलंगाना की कोर्ट ने दी थी। मतलब पवन खेड़ा की को गिरफ्तारी से जो संरक्षण मिला था वो खत्म हो गया है। यानी अब असम पुलिस चाहे तो पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर सकती है। पवन खेड़ा पर मुसीबतों की शुरुआत 10 दिन पहले उनके बयान से हुई। खेड़ा ने असम की मुख्यमंत्री की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट के आरोप लगाए। इसके बाद असम पुलिस की टीम पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची। असम पुलिस ने छापेमारी की तो पवन खेड़ा अपने घर पर नहीं मिले। इस बीच पवन खेड़ा ने राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी थी। असम सरकार ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम सरकार का पक्ष रखा।
और कहा इस केस में तेलंगाना हाईकोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। एफआईआर असम में हुई है तो आरोपी असम क्यों नहीं जा सकते हैं? आरोपी का कहना है कि हैदराबाद में उनकी पत्नी का घर है, जबकि साक्ष्यों के मुताबिक वो खुद दिल्ली में ही रहते हैं। तो किसी तीसरे राज्य में याचिका दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीद सकता है और जहां से चाहे अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले से हैरान हैं। पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगाते हैं। खेड़ा ने अग्रिम जमानत को बढ़ाने के लिए भी एक याचिका लगाई। पवन खेड़ा चाहें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दे सकते हैं, लेकिन तेलंगाना से जमानत क्यों ली, इसका 3 हफ्ते में वो जवाब दें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असम के सीएम और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी। हमें न्यायालय पे भरोसा है। पवन जी पूरी तरह बेगुनाह हैं। गंदी भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री आसाम ने किया है। हमको न्याय मिलेगा, हमें न्यायालय पे भरोसा है। ट्रांजिट बेल एक्चुअली मेरा हिसाब से तेलंगाना कोर्ट नहीं दे सकता है, बिकॉज वो तेलंगाना का ना रेसिडेंट है ना क्या है। जो भी है असम गवर्नमेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, कानून अपना रास्ता लेगा। मेरा वाइफ और मेरा पासपोर्ट में जनताओं का सामने, आप लोगों का सामने रख दूंगा। क्या राहुल गांधी अपना पासपोर्ट हमारा सामने रखेगा? राहुल गांधी को हर सालन ये बात बोलने का पहले याद रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। मैं तो एक बात में बोला कि मेरा पास और मेरा परिवार का पास कोई गोल्डन वीजा नहीं है, सीधा बात। लेकिन उनका पासपोर्ट हम देखें तब मुझे मालूम पड़ेगा वो कहां कहां गया है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर पवन खेड़ा ने क्या कहा था, कौन से आरोप उनके गलत हैं, ये बीजेपी का कहना था। असम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़े आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाया। कहा सीएम की पत्नी कैसे 52,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन बन गई। हेमंता की पत्नी के नाम दुबई में अघोषित आलीशान संपत्तियां हैं। पवन खेड़ा ने कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट भी दिखाए और कहा कि उनके पास मिस्र, एंटीगुआ और यूएई के पासपोर्ट हैं। असम के सीएम हेमंता ने कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बताते हुए खामियां गिनाई। कहा पत्नी का नाम रिकॉर्ड में शर्मा है, जबकि फर्जी दस्तावेज में शर्मा है। कांग्रेस के दस्तावेज में फोटो बायोमेट्रिक वाली नहीं, सामान्य है। यूएई के पासपोर्ट में जन्मतिथि में पहले साल लिखा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने जो दस्तावेज दिखाए हैं उसमें जन्मतिथि दूसरे फॉर्मेट में। कांग्रेस ने मिस्र की नागरिकता का दावा किया, लेकिन पासपोर्ट में कोड गलत है। एंटीगुआ वाले पासपोर्ट में प्रिंटेड एक्सपायरी डेट और कोड की डेट में अंतर है। साफ है कि कांग्रेस ने फर्जी और डिजिटल छेड़छाड़ कर पासपोर्ट दस्तावेज बनाए, यह दावा किया गया। और हेमंता की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पवन खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे 14 केस दर्ज कराए गए। तभी से पवन खेड़ा पुलिस की रडार पर हैं और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुनिए जरा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइया शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुइया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। और आइए अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में क्या हो रहा है। खबर यह है कि ट्रंप जिनपिंग में क्या बात बन गई है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें जो हृदय विदारक हैं, दिल को हिला देने वाली हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, कूड़े का ट्रक है, गार्बेज ट्रक। इजराइल की सेना ने रोका इसे और उसके बाद देखिए नीचे से
फिलिस्तीनी 70 लोग निकले, कूड़े के ट्रक में भर कर जा रहे थे। गाजा में जो हालात हैं उस हालात से बचकर इजराइल में दाखिल होने की कोशिश में थे और कूड़े के ट्रक से 70 लोग निकले। जैसे ही इस ट्रक को रोककर खोला गया तो एक एक कर लोग गिरने शुरू हुए और सामने 70 फिलिस्तीनी दिखाई दे रहे थे। फिलिस्तीन में हालात ऐसे हैं, न रोजगार है, न कपड़ा है, न रोटी है और न मकान है। एक तस्वीर और दिखाऊं, इजराइल ने जो टनल है, सुरंग, उसमें धमाका करके उसे उड़ा दिया है, वो तस्वीर है। गाजा में हालात ये हैं कि अभी भी जानें जा रही हैं, अभी भी लाशें उठ रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजा के लोग किसी का जनाजा लेकर जा रहे हैं। गाजा के बाद दूसरी तरफ लेबनान में भी इजराइल एक्शन ले रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नेतन्याहू के लिए लेबनान भी दूसरा गाजा है। और उसके बाद देखिए जरा, इजराइल ने अटैक करना शुरू किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट किया है और दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल का दावा है कि वो चुन चुन कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार रहा है। लेबनान में रहने वाले लोगों का कहना है इसमें आम लोगों की भी जानें जा रही हैं। और इन धमाकों के बाद देखिए जरा, जब ये रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरती हैं, रॉकेट गिरते हैं, तो उसके बाद का मंजर। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है इजराइल पर। यह रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह का है। सिर्फ रॉकेट नहीं, हिजबुल्लाह ने क्रूज मिसाइल भी दागी है। ये क्रूज मिसाइल का हमला है इजराइल पर। इजराइल और लेबनान जंग के बीच ईरान इजराइल से जुड़ी जंग से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो ईरान अटैक कर रहा था अमेरिका पर और इजराइल पर, अटैक और लोकेशन की जानकारी चाइना दे रहा था ईरान को। यानी अमेरिकी ठिकानों के बारे में, कहां अमेरिका के सैन्य बेस है, कहां इजराइल का कौन सा महत्वपूर्ण ठिकाना है, ऐसा दावा किया गया कि यह जानकारी
चीन की तरफ से दी जा रही थी सैटेलाइट इमेजेस। एक ये तस्वीर है, जिनपिंग मिले हैं रूस के विदेश मंत्री से, लावरोव से। लावरोव कल चीन पहुंचे थे। अब आपको बताऊं चीन का रोल इस जंग में क्या रहा है। जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने ईरान की मदद की है। चीनी जासूसी सैटेलाइट से यूएस ठिकानों की जानकारी मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान ने 2024 में चीन से TE-01B सैटेलाइट हासिल किया था और इसके जरिए ईरानी सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की। मार्च में ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में इन ठिकानों की तस्वीरें ली गई और इसमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। ट्रंप ने चीन को ईरान के हथियारों की सप्लाई पर चेतावनी दी। अगर चीन ईरान को सैन्य मदद देता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की वार्निंग दी। हालांकि चीन ने ईरान को सैन्य मदद से इनकार किया है। सुनिए जरा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस क्या कह रहे हैं। अभी वहाँ सीज फायर है। राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी डील चाहते हैं। वो कोई छोटा समझौता करना नहीं चाहते, ऐसा समझौता जो अब तक नहीं हुआ। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सके। पाकिस्तान में हुई बातचीत में प्रगति हुई, लेकिन गतिरोध जारी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे पूरी दुनिया को फायदा होने वाला है। तो आज समंदर में अमेरिकी हमले की एक तस्वीर सामने आई। अमेरिका ने एक ड्रग बोट पर अटैक किया और उसे तबाह कर दिया। ट्रंप समंदर की नाकेबंदी कर रहे हैं। इस बीच देखिए ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया है। आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक बेबी ट्रंप है जिसमें लिखा हुआ है कि यह बच्चों का खेल नहीं है। हॉर्मूज की नाकेबंदी करना बच्चों का खेल नहीं है, यह कहा गया है इस तस्वीर के जरिए। ये साउथ अफ्रीका की ईरान एम्बेसी ने जारी की है और इसी समंदर में, इसी हॉर्मूज में ट्रंप का एक बहुत खास और बहुत महंगा ड्रोन गिर गया है। यह है अमेरिकी ड्रोन। यही अमेरिकी ड्रोन क्रैश हुआ है। अमेरिका का यह सबसे महंगा और ताकतवर ड्रोन है। 9 अप्रैल को ही MQ-4C ट्राइटन ड्रोन क्रैश हो गया। तब इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। अब अमेरिकी रिपोर्ट ने ड्रोन के क्रैश होने की पुष्टि की। हालांकि MQ-4C ड्रोन कहां क्रैश हुआ यह नहीं बताया गया। अमेरिकी नेवी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस सर्विलांस ड्रोन की कीमत है 2000 करोड़ के आसपास। अमेरिकी ड्रोन हॉर्मूज में 3 घंटे के मिशन पर था। ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरा था। 10,000 फीट से नीचे पहुंचने के बाद उसका संपर्क टूट गया और इस दौरान इमरजेंसी कोड 7700 भेजा था। विमान मानव रहित था, इस वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। समुद्री निगरानी के लिए इसे तैयार किया गया। यह ड्रोन 50,000 फीट यानी करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी रेंज करीब 13,700 किलोमीटर है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाले सेंसर लगे हैं। यह एक साथ बहुत बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन आसमान में उड़ता जासूस जैसा है। दुश्मन को भनक लगे बिना हरकत रिकॉर्ड करता है। अमेरिका को अब तक 8,900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं ईरान ने जंग में भारी नुकसान को लेकर मुआवजा मांग लिया है। ईरान ने 2,500 खरब के नुकसान का दावा किया है। तो समंदर में ट्रंप को यह झटका लगा है। डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ साहब क्या कहना है, सुनिए। सूत्रों के अनुसार 17 अप्रैल को एक बार फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो सकती है। कुछ सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि शायद इस बार बातचीत के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सीधा पहुंचे और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन भी पहुंच जाएं। अगर ऐसा होता है तो यह एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि आमतौर पर अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेश्किन मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि ज्यादातर मुद्दों में ऑलरेडी पर्दे के पीछे सहमति बन चुकी है। आमतौर पे राष्ट्रपति लेवल पर या प्रधानमंत्री लेवल पर इंटरवेंशन तभी करते हैं जबकि पहले से ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और दूसरे हायर ऑफिशियल्स, मंत्रीगण करीबन 80%, 90%, 95% तक सहमति बना लेते हैं। अब देखिए जरा हुआ क्या। एक दिलचस्प बात यह है, ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी कर रहे थे, ये ड्रोन उसी हॉर्मूज में क्रैश हुआ, उसी समंदर में। लेकिन चीन का एक जहाज रोक दिया अमेरिका ने। चीन का तेल का जहाज जा रहा था, उसे जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद बवाल शुरू हुआ। अब आपको दिखाऊं हुआ क्या। अमेरिका के वॉरशिप लगे, डिस्ट्रॉयर लगे। चीनी जहाज समंदर से गुजर रहा था, अमेरिका के वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर ने चीन के तेल के जहाज को रोक दिया, जाने नहीं दिया। हॉर्मूज में चीन और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई। चीनी टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने में नाकाम हो गए। दरअसल यूएई से चीनी टैंकर मेथनॉल लेकर जा रहा था। वहां से इसने करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया। चीनी टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। यह मेथनॉल उस कंपनी से आ रहे थे जिसे अमेरिका ने बैन कर रखा है। इसके कुछ देर बाद अमेरिका का चीन को लेकर एक और बयान आया। अमेरिका ने कहा चीन को ईरान से तेल नहीं खरीदने देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रंप के बयान ने चीन को खुश कर दिया होगा। अपने चीन दौरे से पहले ट्रंप ने चीन की तारीफ की है। ट्रंप ने पोस्ट की शुरुआत में लिखा चीन बहुत खुश है। साथ ही ट्रंप ने हॉर्मूज को स्थायी तौर पर खोलने का ऐलान किया। ट्रंप ने लिखा मैं चीन के लिए और दुनिया के लिए हॉर्मूज खोल रहा हूं। हॉर्मूज पर अब फिर दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ट्रंप का दावा है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है कि चीन कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन दौरे पर जिनपिंग बड़ी झप्पी देंगे। जिनपिंग के साथ मिलकर शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम युद्ध में तगड़े हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। हॉर्मूज खुल रहा है और नावें यहाँ से निकल रही हैं। दुनिया के देशों की मदद के लिए हम सामने आ रहे हैं। हम नहीं चाहते ईरान तेल बेचकर करोड़ों डॉलर की कमाई करे। अब देखिए इस दौर में जब हॉर्मूज की नाकेबंदी है, भारत का एक और जहाज निकल आया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जग विक्रम है भारत का, यह भी उस रास्ते से निकल कर आया है। तो भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर जग विक्रम हॉर्मूज पार करके पहुंचा है। यह जहाज कांडला पोर्ट पहुंचा है और इसमें 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी थी। जग विक्रम ऐसे वक्त में भारत पहुंचा है जब हॉर्मूज में नाकेबंदी है। जग विक्रम जहाज 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर चुका था। सीजफायर के बाद इस रास्ते से गुजरने वाला यह पहला भारतीय जहाज है। जग विक्रम एक मध्यम आकार का जहाज है। कुल क्षमता इसकी 26,000 टन है। जग विक्रम में आई गैस से करीब 14 लाख सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इससे सप्लाई चेन बनी रहेगी और गैस किल्लत की आशंका खत्म होगी। अभी तक कुल 9 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी से गुजर चुके हैं। वहीं 15 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी हॉर्मूज इलाके में फंसे हैं। सरकार की ओर से इन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक बिल्कुल सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भारतीय जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। सुनिए जरा भारत सरकार का क्या कहना है। वर्तमान में पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय सीफेरर सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में इंडियन फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम में अब तक 6,449 कॉल तथा 13,343 से अधिक ईमेल हैंडल किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 157 कॉल और 215 ईमेल प्राप्त हुए हैं। भारत के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है तथा किसी प्रकार के कंजेशन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज नॉर्मल
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी ऑफर किया गया है। हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं और जरूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। इस बीच बहुत से देश परेशान हैं तेल और गैस को लेकर। एक तस्वीर तुर्की से आई है। तुर्की के लोग ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर निकले। और इस बीच तेल गैस का भी इंतजाम करना है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पैसों का इंतजाम भी करना है। उनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पीएम देखिए शहबाज शरीफ पहुंच गए यूएई, और खबर है यूएई से बड़ा पैसा लेने वाले हैं और यूएई को पैसा चुकाना है। सऊदी अरब से पैसा लिया था, अब यूएई से लिया हुआ उधार वापस करेंगे सऊदी से लेकर। लेकिन इस जंग में कोई कंगाल हुआ तो कुछ लोग मालामाल भी हो गए। ईरान जंग से रूस की कमाई दोगुनी हो गई है। पुतिन को कच्चे तेल की बिक्री से बंपर फायदा हुआ है। यह खुलासा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों से। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक रूस की तेल से कमाई डबल हो चुकी है। मार्च में यह दोगुना होकर करीब 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी एक महीने में पुतिन ने 1,76,700 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि रूस का तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ गया है। रूस का मार्च में निर्यात 71 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका ने उसे छूट दी थी। कहा था रूस समंदर में मौजूद अपना तेल किसी को भी बेच सकता है, जिससे रूस का ज्यादा तेल भारत, चीन समेत कई देशों ने खरीदा है। जंग के चलते कीमतें भी बढ़ी हैं, जिससे रूस की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ कई देश कंगाल हुए और नुकसान हुआ है। जंग ने रूस को मालामाल कर दिया, लेकिन एशिया को नुकसान हुआ है। युद्ध की वजह से करीब 28 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को लेकर यह दावा संयुक्त राष्ट्र ने किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है एशियाई देशों को। रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्रीय जीडीपी का 0.3% से 0.8% तक है, क्योंकि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान समेत 49 देश हैं, इसलिए यहां की गिरावट का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। दावा है इससे दुनिया में 3.25 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं, जिनमें करीब 88 लाख लोग एशिया प्रशांत क्षेत्र से हो सकते हैं। सुनिए जरा रूस के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। रूस और चीन ईरान और अमेरिका की बातचीत का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत अपने लक्ष्यों को हासिल करे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और देश की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। हम इस बातचीत और मध्यस्थता में हर संभव मदद को तैयार हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूं कि आखिर क्या जंग रुकने वाली है, क्योंकि सीजफायर अभी चल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं वो सीजफायर आगे नहीं बढ़ाएंगे, वक्त कम बचा है। लेकिन तस्वीर देखिए। इस बीच मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरान पहुंच गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, असीम मुनीर के पीछे पाकिस्तानी गृह मंत्री भी हैं। अब आपको बताऊं, ट्रंप कह रहे हैं वक्त कम बचा है, 2 ही दिन है, तो क्या वाला है। 2 दिन में ईरान पर क्या फाइनल फैसला हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान से जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा मौजूदा सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन साथ ही कहा आने वाले 2 दिन बेहद अहम होंगे। ट्रंप ने कहा युद्ध किसी भी तरह खत्म हो सकता है, लेकिन हमने कूटनीतिक समझौते को प्राथमिकता दी है। अगर समझौता होता है तो ईरान को निर्माण का मौका मिलेगा। ईरान में अब अलग तरह का शासन है।
हमने ईरान से कट्टरपंथियों को हटा दिया है। ट्रंप के मुताबिक युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है। एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है युद्ध लगभग खत्म होने वाला है। ट्रंप के बयान से शांति समझौते की संभावना बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका ईरान में फिर बातचीत हो सकती है। इस्लामाबाद में बैठक को लेकर दोनों देशों में बात हो रही है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में बैठक होने के संकेत भी दिए। साथ ही दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, मजबूत समझौता होगा। ट्रंप ईरान के साथ एक मजबूत समझौता करना चाहते हैं। ऐसा समझौता होगा जो लंबे समय तक असर डाल सके। वेंस का कबूलनामा दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास है, उन्होंने कहा, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी समझौते की बात कही है। मसूद ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है। ईरान किसी भी टकराव का इच्छुक नहीं है। विवादों का समाधान संवाद के जरिए ही संभव है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि अमेरिका शर्तें थोपने या सरेंडर के लिए मजबूर न करे। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जंग अब खत्म होने वाली है, मतलब जंग खत्म होने की बेहद करीब है। अगर जंग दोबारा होती है तो अभी के हालात में ईरान को 20 साल लग जाएंगे निर्माण में, और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ईरान किसी भी हाल में समझौता करना चाहता है। और आइए जंग के मैदान से निकलकर आज की एक और बड़ी खबर। जब नोएडा जंग का मैदान बना, उपद्रव का आरजेडी कनेक्शन सामने आ गया है। यानी जो नोएडा में आग लगाई जा रही थी, इसका कनेक्शन आरजेडी से मिला। आज भी कुछ लोग सड़कों पर उतरे, कर्मचारी, उसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और लोगों को हटाया है। और इसलिए बहुत सी फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद थी। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं, इस वक्त बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हैं। तोड़फोड़, आगजनी के बाद अभी स्थिति सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस बीच खबर यह आई कि आरजेडी की 2 प्रवक्ता के ऊपर आरोप लगे हैं ऐसे कि वो भीड़ को उकसा रही थी, भ्रमित कर रही थी। देखिए आरजेडी का इस बवाल से क्या कनेक्शन है। इनके खिलाफ शिकायत भी हो गई है, प्रवक्ताओं के खिलाफ। नोएडा में बवाल को लेकर आरजेडी की 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता सवालों में। पुलिस ने प्रियंका भारती और कंचना यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों महिला प्रवक्ताओं पर गलत वीडियो शेयर करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक गलत वीडियो से भय और अविश्वास का माहौल बना। आरोप है कि दोनों ने सुनियोजित ढंग से भड़काऊ सूचना शेयर की। पुलिस कह रही है कि भ्रामक नैरेटिव बनाए गए, लोगों को भड़काया गया। साथ ही आरजेडी प्रवक्ताओं पर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का भी आरोप लगा। इस बीच नोएडा में बवाल को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। 7 थानों में 1800 से ज्यादा लोगों और 4 हैंडलर्स पर केस दर्ज किया गया है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर 4 महिलाओं समेत 396 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आरएएफ और पीएसी लगाई गई है। नोएडा में 2 दिन के बवाल के बाद आज हालात पटरी पर लौटे। कंपनियों के बाहर सैलरी बढ़ोतरी के नोटिस लगा दिए गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीएम, कमिश्नर और बीजेपी नेता। सभी से अपील करती हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें। वायलेंस इज नॉट द आंसर। किसी भी प्रकार का वायलेंस होगा, किसी भी प्रकार का अराजकता अगर फैलाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरी पुनः सभी श्रमिकों भाइयों बहनों से, सभी औद्योगिक इकाइयों से, सभी संविदाकारों से यह अपील है कि जिले की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें। ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे में एक संगठित रूप से किसी एक विशेष ग्रुप के द्वारा प्रयास किया जाना पाया गया है। हाल के दिनों में कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को बनाया गया है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, जिनके माध्यम से या तो गलत नैरेटिव, गलत फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, या फिर लेबर को सीधे सीधे वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है। सड़कों पर निकल आओ, पथराव करो, पेट्रोल बम बनाओ, आगजनी करो, इस तरह की चीजें फैलाई जाने के माहौल को विषाक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर तो
मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो आप सब लोगों के सामने है। जो वहाँ नोएडा में जो घटनाक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और जो श्रमिक भाई हैं उनको राहत देने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जो दिशा निर्देश देना चाहिए, वो तमाम कदम, तमाम दिशा निर्देश हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को समाज का डिस्ट्रैक्शन, समाज को बांटने में समाजवादी पार्टी को मजा आता है।